अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये इंट्रोडक्शन का भी टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंशन कर ले। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ऐसा क्वांटम नंबर है जिसको बेटे आप रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एल। इसको बेटे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल में पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन से निकलने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसको आप हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करते हैं तो वो लाइन फर्दर बेटे स्प्लिट हो जाती है। मतलब क्या है कि वो लाइन फर्दर लाइंस पर मुश्तमिल होती है, जिसे आप बोलते हैं मल्टीपल स्ट्रक्चर या फिर फाइन स्ट्रक्चर। ये आपने पढ़ा था। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्पेक्ट्रम का टॉपिक हमें क्या बताता है। आपने बोहर के एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है वो ना तो एनर्जी एमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है, उसकी एनर्जी हर शेल के अंदर क्वांटाइज्ड रहती है। ऐसे ही है। अब जब इलेक्ट्रॉन बेटे लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फोटॉन्स की फॉर्म में। और जब वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से जंप करके वापस आएगा लो एनर्जी लेवल पे तो वो एनर्जी एमिट करेगा। अब बेटे याद रखिएगा, यही एनर्जी जो है इसको आप जब स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करते हैं तो आपको स्पेक्ट्रम जाहिर होता है। स्पेक्ट्रम आपको इस बात का सबूत देता है कि एटम के अंदर बेटा जी क्या होते हैं? शेल होते हैं। एटम के अंदर क्या होते हैं? शेल होते हैं। जबकि एक स्पेक्ट्रल लाइन का फर्दर स्प्लिट होना हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में इस बात का सबूत है कि शेल के अंदर भी कोई पोर्शन है जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। उसे बेटे बोलते हैं सब शेल। क्या बोलते हैं? सब शेल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम सबसाइडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। सबसाइडरी का मतलब होता है कि शेल के अंदर वाले पोर्शन को एक्सप्लेन करने वाला क्वांटम नंबर। तो ऐसा क्वांटम नंबर, इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो क्या लिखेंगे कि ऐसा क्वांटम नंबर, द क्वांटम नंबर विच एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, which explain behavior of electrons in subshell and also shapes of subshell। ऐसा क्वांटम नंबर जो बेटे क्या करे? सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करे और सब शेल की बेटा जी क्या करे? शेप को एक्सप्लेन करे। आप उसे क्या बोलते हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सही हो गया। अब बेटे एल की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। और ये क्या होगी? 1 माइनस एन होगी। अब ये 1 माइनस एन से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि n के अंदर, सही है, यानी कि n से कम ही होगी। जब भी आप देखेंगे कि जो सब शेल है ये कहाँ पे होगा? ये शेल के अंदर ही होगा। ठीक है, ये देखो जरा बुक पे बेटा, 1 माइनस एन नहीं है, n माइनस 1 है, n माइनस 1 है। ठीक है ना बेटे? तो ये ठीक कर ले, ये n माइनस 1 है। ओके हो गया। इस n माइनस 1 से मुराद क्या है? इनसाइड शेल, इनसाइड ऑर्बिट। ओके हो गया। अब याद रखिएगा कि टाइप्स ऑफ सबशेल कितनी है? टाइप्स ऑफ सबशेल्स, सबशेल्स की बेटा टाइप्स। तो एस सबशेल है, इसी तरह बेटा जी पी है, इसी तरह डी है,
और इसी तरह एफ है। ये एस पी डी एफ नोटेशन क्यों दी गई है सब शेल्स को? कहता है कि एस से मुराद होता है शार्प, ये एक स्पेक्ट्रल टर्म है। जब हम क्या करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी करते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस के बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए इनको स्पेसिफिक बेटे नेम असाइन किए गए हैं। तो शार्प जो है उससे क्या निकाला है एस, पी से बेटा क्या मुराद है प्रिंसिपल, ठीक हो गया। डी से मुराद क्या है डिफ्यूज्ड, और एफ से मुराद क्या है फंडामेंटल, ठीक हो गया। ये बेटा जी क्या है, ये स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं, ये सारी की सारी क्या है, ये स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं। आपने सिर्फ इन टर्म्स को याद रखना है, ठीक है, कि एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज्ड, और इसी तरह पी से प्रिंसिपल और एस से शार्प। ओके हो गया। लेकिन अगर इनकी शेप्स की बात करें तो याद रखिएगा कि एस की शेप होती है स्फेरिकल, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पी की बेटे शेप होती है डम्बल, और डी की बेटा इसकी भी क्या होती है डबल डम्बल होती है, और एफ की शेप जरा जो क्या होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो बेटे क्या होती है कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। ओके हो गया। ये शेप्स में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटे, जब n की वैल्यू 1 होगी, सही हो गया, n की वैल्यू क्या होगी 1, तो मुझे बताओ ये कौन सा शेल होगा, पहला शेल होगा के शेल, ठीक है, के शेल। तो याद रखिएगा पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है, तब बेटा जी l की वैल्यू क्या होगी 0। अब याद रखना आपने, जब भी L 0 होगा तो इससे मुराद होगा S सब शेल। क्या मुराद होगा S सब शेल। इसका मतलब क्या है कि पहले शेल के अंदर कौन सा सब शेल है बेटा जी S सब शेल है, ठीक है, कौन सा 1S। ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेन शेल को, और S बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सब शेल को, यानी कि पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल है। अब हम देखें एटम की स्ट्रक्चर पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। n की वैल्यू 2, तो ये कौन सा शेल होगा, तो कहता है n की अगर 2 वैल्यू है तो l की भी 2 वैल्यूज होगी, कौन कौन सी 0 और बेटे 1। तो जब l की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा सब शेल होगा s। इसका मतलब है यहाँ पे ये क्या आ जाएगा S सब शेल। बेटा ये किस शेल का है सेकंड का, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2S। और बेटा L की वैल्यू जब भी 1 होगी आपने बताना है ये कौन सा शेल है, ये P सब शेल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P सब शेल, तो ये क्या आ गया 2P। तो देखिए बेटे पहले शेल में एक ही सब शेल है, दूसरे शेल में 2 सब शेल है, कौन कौन सा 2S और 2P, ठीक है ना। इससे ज़्यादा शेल सब शेल नहीं है। इसी तरह बेटा देखो n की वैल्यू 3 है, तो ये कौन सा शेल है M शेल है। तो L की वैल्यू भी 3 होंगी, कौन कौन सी 0 1 और 2। अब मुझे बताएं जब L की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा सब शेल होता है, तो इसका मतलब है ये आ गया S सब शेल। अब ये किस शेल का बेटा जी थर्ड का, तो ये 3S आ जाएगा, ऐसे ही है। L की वैल्यू 1 होगी तो P सब शेल, ये कौन सा होगा बेटा जी 3P, और L की वैल्यू 2 हो तो D सब शेल, क्या होगा D सब शेल, और बेटा जी ये क्या आ जाएगा 3D। तो यहाँ से देखें हमें पता चला कि पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल है, कौन सा 1S, दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल है, कौन से 2S और 2P, ठीक है, और तीसरे शेल के अंदर 3 सब शेल है, कौन कौन से 3S 3P और 3D। अब हम बात करते हैं फोर्थ शेल की। n की वैल्यू बेटा जी 4 है, ये क्या आ जाएगा N शेल,
तो कहता है कि एल की भी 4 वैल्यूज होंगी, कौन कौन सी? 0, 1, 2 और 3। अब मुझे बताएं जब 0 वैल्यू होती है एल की तो कौन सा सब शेल होता है? एस सब शेल होता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 4S। एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सब शेल होगा, तो ये क्या आ जाएगा? 4P। एल की वैल्यू 2 होगी तो डी सब शेल होगा, और यहाँ पे बेटा जी क्या आ जाएगा? 4D। एल की वैल्यू 3 होगी तो एफ सब शेल, याद रहेगा? एफ सब शेल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4F। सही हो गया। अब बेटे हम बात करते हैं एन की वैल्यू अगर 5 हो तो ये कौन सा होगा? ओ शेल। तो कहता है कि एल की वैल्यू भी 5 होगी, कौन कौन सी है? देखो बेटा, 0, 1, 2, 3 और ये 4। सही हो गया। जब बेटा 0 होगी तो ये कौन सा सब शेल होगा? एस सब शेल। किस शेल का? ये 5S आ गया। ऐसे ही है ना बेटा, 5वां शेल है। एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सब शेल, तो यहाँ पे बेटा जी क्या आ जाएगा? 5P। 3 और 2 होगी तो डी सब शेल, तो यहाँ पे बेटे जी क्या आ जाएगा? 5D। 3 होगी तो F सब शेल, तो यहाँ पे बेटा जी क्या आ जाएगा? 5F। और यहाँ पे बेटा 4 होगी तो G सब शेल, कौन सा होगा? तो ये क्या आ जाएगा बेटा जी? 5G। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी केमिस्ट्री में तो SPDF की बात की गई है, ये GH जो सब शेल्स हैं ये क्यों नहीं है? बेटे ये पीरियोडिक टेबल है आपके सामने। तो जब मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाया था तो बताया था कि हमारे पास जो टोटल एटम्स हैं इनमें टोटल शेल कितने हैं बेटे? 7 शेल हैं, यानी कि n की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर कोई एटम नया डिस्कवर होगा जिसमें 8 शेल होंगे तो फिर n की वैल्यू 8 भी हो जाएगी, इसलिए हम n की वैल्यू मैक्सिमम 7 तक पढ़ते हैं। अब 7 शेल के अंदर सिर्फ 4 ही सब शेल इस्तेमाल होते हैं। ओके हो गया? कितने होते हैं? 4 ही सब शेल इस्तेमाल हो रहे हैं, लिहाजा इस वजह से हमारी बुक्स के अंदर सिर्फ S, P, D और F का तज़किरा है। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बेटा जी क्या होगा? सब शेल्स की तादाद बढ़ेगी। जितनी n की वैल्यू होगी उतनी ही l की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं 5वें शेल में कितने सब शेल हैं तो आप कहेंगे 5। 6ठे शेल में कितने हैं? 6। 7वें शेल में 7। लेकिन ये तो GH, I, J, K जो भी सब शेल्स हैं ये हमारी बुक में मेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए इनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके हो गया बेटे? अब देखें, अब बेटा जी हमने देखना है कि सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है बेटा जी वो क्या है? 2 × 2L + 1। इससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे बताओ जब L की वैल्यू 0 होगी तो ये कौन सा सब शेल होगा? S। तो यहाँ पे 0 पुट करो बेटा जी, क्या आंसर आएगा? 2 आ जाएगा आंसर। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा और बचेगा क्या? 2। इसका मतलब है S सब शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके हो गया? L की वैल्यू अगर 1 पुट की जाए तो P सब शेल होगा। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ पे बेटा आप 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। तो कितने हो गए बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा L की वैल्यू अगर 2 होगी तो D सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर L की वैल्यू बेटा जी 3 हो तो F सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेटा जी हमें पता चल गया है
कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करता है मेन शेल में, जबकि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या करता है, शेल के अंदर सब शेल जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब याद रहेगा, कोई बच्चा मुझे बताए पहले शेल में कितने सब शेल होते हैं? एक, दूसरे शेल में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। मुझे बताओ जो डी सब शेल है वो कौन से शेल में आता है? थर्ड में। ये सेकंड में। एफ सब शेल कौन से शेल से शुरू होता है? 4 में आता है। ओके हो गया बेटा जी, तो ये आपने याद रखना है। अगर एल की वैल्यू 0 हो तो कौन सा सब शेल होगा? मैं कहूँ एस तो आप कहेंगे एल इज इक्वल टू 0, सही है ना। मैं कहूँ पी तो एल इज इक्वल टू 1, मैं कहूँ डी तो एल इज इक्वल टू 2, ठीक है। और बेटे मैं कहूँ एफ तो आप क्या कहेंगे? एल इज इक्वल टू 3। ओके हो गया। तो मुझे बताओ अगर एल की वैल्यू 1 हो तो कौन सा सब शेल होगा? 1 1 पी होगा। एल की वैल्यू 0 हो तो, एल की वैल्यू 2 हो तो डी सब शेल, एल की वैल्यू 3 हो तो बताओ फिर एल की वैल्यू 1 हो तो पी सब शेल, एल की वैल्यू 3 हो तो, एल की वैल्यू 2 हो, एल की वैल्यू 0, एस में इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में और बेटे एफ में। और याद रहेगा, ये देखिए बेटे पहले हमने देखा कि मेन शेल, अब शेल के अंदर बेटा जी क्या है? सब शेल। कल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो हमें बताएगा कि सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या है। तो ये देखो बेटा जी क्वांटम नंबर्स आपको आहिस्ता आहिस्ता क्या बता रहे हैं? एटम का स्ट्रक्चर, और कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा जो है वो एग्जिस्ट करता है। ओके हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट बेटा जी लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।